हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एडुफ्यूचर चैनल पे। आज आपके लिए मेरा एक नया अनाउंसमेंट है। आज इस चैनल पे मैं आपके लिए शुरुआत करने जा रहा हूँ क्लास 11 का बायो। मैंने क्लास 11 का केमिस्ट्री भी शुरू किया है और आज मैं क्लास 11 का बायो भी शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये आपके लिए, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी क्लास 10 को क्रैक किया है। क्लास 10 में उनका मार्क्स जो भी आया है, मुझे आशा है कि आप अच्छे मार्क्स से पास किए होंगे। अगर आपका मार्क्स अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप अब एक नए सेक्शन में हो, एक नए सेक्टर में जा रहे हो और यहाँ पे आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। आप पुरानी बातों को छोड़ सकते हो और आप एक नए सेक्टर के साथ अपना शुरुआत कर सकते हो। ओके, तो आज जो हम लोग मिल रहे हैं आपके सामने, आज जो मैं आपके सामने हूँ वो बायो के फर्स्ट चैप्टर को लेकर के हूँ। और वो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको जीरो लेवल से आपसे बात करूँ, है ना। मैं आपको जीरो लेवल से लेकर के एक एडवांस लेवल तक जाऊँ, जिसकी ज़रूरत आपके लिए है, जो आपके लिए नेसेसरी होता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, लिविंग वर्ल्ड। ये इवन बायो का भी फर्स्ट चैप्टर है आपका। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग होता क्या है। देखो, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि एक्चुअली में लिविंग जो होता है ना, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस के रूप में भी लेते हैं। ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। लिविंग क्या है? कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉलिक्यूल्स से लेकर के एक ऑर्गेनिज्म लेवल तक आता है ना। आप कह सकते हो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल है विच हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। क्या है? कम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। अगर आप इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के देखोगे तो मैं आपको बता दूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले एटॉमिक लेवल में आते हैं। एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। यही मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बायोमॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन करता है। और यही मॉलिक्यूल्स जब एसोसिएट करता है, दैट इज कॉल्ड सेल। तब वो सेल लेवल पे आ जाते हैं। और यही सेल जो है वो फिर क्या होगा? ऑर्गेनिज्म के रूप में आ सकता है। मतलब कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सेल लेवल जब आपस में कंबाइन करते हैं, देखो इस लेवल में भी क्या है, आपको इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे। मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आपको सेल लेवल पे भी मिल जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म। ओके। और अगर जब सेल कंबाइन करता है, सेल जब एसोसिएट होता है एक दूसरे के साथ, तब हम लोग बोलते हैं टिश्यू लेवल। दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। व्हेन टिश्यू आर एसोसिएटेड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन लेवल। व्हेन ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ एसोसिएट करता है, तब बनता है ऑर्गेनिज्म। तब बनता है ऑर्गेनिज्म। ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इस पूरे सिस्टम का। ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा यूनिट है ये। फिर इसके बाद इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है ना। यहां तक आप देखोगे ना, तो यहां तक हम कहेंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात मैं कर रहा हूँ। और इसमें इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी एज ए यूनिसेलुलर हो, मतलब जब यूनिसेलुलर है तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो गया ना, तो उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। अब ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो देखिए, 4 बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन 4 बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की गई है। दैट इज ग्रोथ। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? ग्रोथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। उसके बाद की प्रॉपर्टीज हो जाएगी मेटाबॉलिज्म।
और फाइनली जो लास्ट प्रॉपर्टीज होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। क्या हो जाएगा? कॉन्शियसनेस। तो यही 4 बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको स्टडी करना है। ओके, एक और मैं बात बता दूं कि आपका ये जो मैं बता रहा हूं ये सारा चीज आपको मैंने पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा दिया है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इवन आप टेलीग्राम पे भी जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाकर के इस चैनल को सर्च करो, वहाँ भी आपको एडू फ्यूचर मिल जाएगा। और वहाँ पे मैंने जो आज का जो मेरा पढ़ाई है ना, आज का जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने वीडियो के फॉर्म में, इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको वहाँ उपलब्ध मैंने करवा दिया है। तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने का, आप आराम से समझ सकते हो इसको। और पीडीएफ के फॉर्म में ये टेलीग्राम पे उपलब्ध है आपके लिए। आप वहाँ पे जाओ, पीडीएफ खोलो, आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो, आप पीडीएफ को डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो उससे अपना नोट्स भी बना सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी जो होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे भी हमको फॉलो कीजिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा ग्रोथ। अब देखो ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, ग्रोथ का ट्विन प्रॉपर्टी होता है। ग्रोथ में क्या होता है? ट्विन प्रॉपर्टी। ट्विन प्रॉपर्टी करने का मतलब 2 प्रॉपर्टीज होता है। ट्विन का मतलब क्या होता है? 2 प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये है इंक्रीजिंग ऑफ बायोमास। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? इंक्रीजिंग ऑफ बायोमास। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? दैट इज इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। These are the 2 properties of twins properties of growth. ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में मीन्स थोड़ा बदलेगा। अब देखो, अगर हम लोग यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर में बायोमास का बढ़ना ग्रोथ है, बट नंबर का बढ़ना दैट इज नॉट ग्रोथ। नंबर का बढ़ना क्या है यूनिसेलुलर में? दैट इज कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्शन। तो कहा जाता है कि यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनियम्स हैं। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? एक जैसा शब्द है, वहां पे एक ही जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि यूनिसेलुलर में नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, इसका मतलब दैट इज रिप्रोडक्शन। मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं होता। मल्टीसेलुलर में अगर मान लो बायोमास बढ़ रहा है या नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। मल्टीसेलुलर में बायोमास बढ़े या नंबर ऑफ सेल बढ़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। ओके, क्लियर है ये बातें आपके लिए? अब मैं बात करता हूं कि अगर हम लोग प्लांट ग्रोथ को देखें और एनिमल ग्रोथ को देखें तो आपको कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। अब देखो, प्लांट ग्रोथ को अगर मैं टारगेट करता हूं, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो प्लांट ग्रोथ क्या होता है? तो प्लांट ग्रोथ के बारे में बोला जाता है कि ये डेफिनिट ग्रोथ है कि इनडेफिनिट ग्रोथ है। सो इट इज अ काइंड ऑफ इंडेफिनिट ग्रोथ। कैसा ग्रोथ है? इंडेफिनिट ग्रोथ है। क्यों इंडेफिनिट है? क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। क्या चलता है? थ्रू आउट द लाइफ, मतलब टिल टू लाइफ प्लांट में ये ग्रोथ कमोबेश होता रहता है, या फास्ट रेट से, स्लो रेट से होता रहता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के केस का, तो एनिमल्स में आप पाओगे कि ये डेफिनिट ग्रोथ है, ये इंडेफिनिट ग्रोथ नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ डेफिनिट ग्रोथ। एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में, एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में क्या होता है? ये ग्रोथ जो होता है वो स्टॉप कर जाता है, उसके बाद ये ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है प्लांट और एनिमल ग्रोथ से रिलेटेड। अब यहीं पे एक और चीज हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में। देखो, मैं बात कर रहा हूं किस ग्रोथ के बारे में? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। देखो, ये 2 ग्रोथ की बात हो रही है। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है? आउटर सरफेस का ग्रोथ।
मतलब आउटर सरफेस में कोई ग्रोथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ जो होता है वो इंटरनल लेवल पे हो रहा है। इंटरनल लेवल पे अगर कोई ग्रोथ हो दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब मैं इसको सबसे पहले बता दूं कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या, जैसे मान लो माउंटेन के ऊपर डिपोजिशन होता है नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स का, इवन वेरियस टाइप के मैटर का। मान लो माउंटेन है, काफी हाइट पे है, तो उसके ऊपर क्या होता है, ग्लेशियर डिपॉजिट कर रहा है, दैट इज काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। मान लो आपकी कार जो है वो रखी हुई है बाहर में, तो धीरे धीरे उसके ऊपर डस्ट का डिपोजिशन हो रहा है, इट इज ए काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कुछ इवेंट क्या होता है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के जो ट्रंक्स होते हैं उसके ऊपर लाइगेन का डिपोजिशन हो जाता है, इट इज ए काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी देखा जाता है लिविंग में और नॉन लिविंग में। तो क्या हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के आधार पे ये कह सकते हैं कि गिवन ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है, या गिवन जो थिंग्स है, गिवन जो सैंपल मेरे पास है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बिल्कुल नहीं कह सकते। मतलब कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉट डिटरमाइन द बेसिक लिविंग प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के आधार पे हम कह देंगे कि ऑब्जेक्ट लिविंग है। ओके, तो जनरली एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये कैसा प्रॉपर्टी है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब देयर आर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच नॉट रिप्रेजेंट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बट दे आर लिविंग। देखो, नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, इसका कोई मतलब इसका एक्सेप्शन हो। डिफाइनिंग का मतलब होता है एक्सेप्शन नहीं होना, है ना। मतलब आप सिर्फ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के आधार पे ये नहीं कर सकते कि गिवन सैंपल ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है, गिवन सैंपल ऑफ थिंग्स लिविंग है कि नॉन लिविंग है, आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये कैसा प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जबकि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है ना, लेकिन एक सर्टेन एज तक, है ना। इवन आप देखिएगा कहीं कहीं पे आपको बुक में मिलेगा कि पूरे ग्रोथ को ही बोला गया है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ये आप समझ गए बात। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। मेरा जो दूसरा यूनिट था, मैंने बताया था ना कि ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था, मेटाबॉलिज्म था, कॉन्शियसनेस था। तो अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमारा अब जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन। अब देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। प्रोजेनी का प्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने प्रोजेनी का प्रोडक्शन करता है सेम टाइप का, मतलब सिमिलर टाइप के। हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोजेनी। प्रोडक्शन ऑफ क्या, सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोजेनी बाय पेरेंट, और मदर भी कर सकते हैं, है ना। मदर या पेरेंट के द्वारा जब सिमिलर टाइप के प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मैंने अभी आपसे बात किया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिनोनिम्स होता है ग्रोथ के इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं लिख देता हूं, इट एक्ट्स एज ए synonyms to growth. It acts as a synonym of growth. Of क्या, growth in unicellular, है ना। यूनिसेलुलर में ये ग्रोथ के इक्विवेलेंट माना जाता है। ओके, जबकि आपको पता होना चाहिए सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे क्या, तो जैसे भाई वर्कर बी, जैसे वर्कर बी रिप्रोड्यूस नहीं करती। इवन सम स्टेराइल एनिमल्स, कुछ स्टेराइल एनिमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। मैं कह सकता हूं अनफर्टाइल कपल, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब बहुत सारे ऐसे ह्यूमन हैं जो अनफर्टाइल कपल हैं, उनमें नहीं होता ऐसा। म्यूल्स मैं कह सकता हूँ,
So these are the various example of living organism which not able to reproduce. इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो क्या हम रिप्रोडक्शन के आधार पे कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बिल्कुल नहीं कह सकते। These all are living organisms but not able to reproduce। तो मैंने अभी बताया ना कि जब आपको कुछ ऐसा एक्सेप्शन मिलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सिस्टम को परफॉर्म नहीं भी करे फिर भी लिविंग है, मतलब दे आर इन एक्सेप्शनल, तो हम लोग कहेंगे क्या? हम लोग कहेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसा प्रॉपर्टी है? सो इट इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी है? नॉन डिफाइनिंग। जैसे मैंने ग्रोथ के बारे में बात किया था, ये क्या है? इसके आधार पे आप नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ओके, तो ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जनरल वे में मेटाबॉलिज्म के बारे में कहा जाता है कि द सम ऑफ ऑल द लिविंग एक्टिविटीज या बायोकेमिकल एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन which occur in living body, जो लिविंग बॉडी के अंदर होता है। देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो बायोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है। दोज केमिकल रिएक्शंस which occur in presence of enzyme, ये वैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, अब मैं बात करता हूं लिविंग बॉडी। क्या वो लिविंग बॉडी के अंदर होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है ना वो इन विट्रो भी हो सकता है, मतलब आउटसाइड द लिविंग बॉडी भी हो सकता है। तो इट अकर्स outside the living system, है ना? It may occur, मैं कर देता हूं, it may occur outside the living system, that is called in vitro। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन विट्रो। मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लिविंग बॉडी के अंदर हो, ये लिविंग बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ओके, लेकिन ऐसा कोई भी लिविंग बॉडी नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो। मेटाबॉलिक रिएक्शन हर लिविंग बॉडी के अंदर होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं, मेटाबॉलिज्म के टाइप्स को देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दो टाइप का होता है। एक को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव टाइप, क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव टाइप। और एक को बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव टाइप। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव टाइप। कंस्ट्रक्टिव नाम से पता चल रहा है, मतलब देयर आर सम फॉर्मेशन, अगर कुछ फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक। ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। या ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक। देखो दो टाइप के रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शन में आते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक में कोई चीज का फॉर्मेशन होता है, कैटाबॉलिक में कोई सी चीज का डिस्ट्रक्शन होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ना वो केमिकली, अगर हम लोग केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केमिकली ये saare मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होंगे वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। केमिकली all metabolic reactions are redox reaction। कहने का मतलब ये या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, मतलब या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये उसी टाइप का रिएक्शन होता है। तो ये एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एक्चुअली में मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है ना बॉडी के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ बॉडी? देखो जब एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा हो कैटाबॉलिक रिएक्शन से, जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज्यादा हो ना, इट रिजल्ट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को रिजल्ट करेगा। लेकिन जब एनाबॉलिक रिएक्शन कम हो कैटाबॉलिक रिएक्शन से,
तो ये क्या करेगा, डिक्लाइनेशन करता है, ये ग्रोथ को डिक्लाइन कर देगा, मतलब कोई डिजीज वगैरह आपको हो गया तब ऐसा होता है। ओके, और अगर एनाबॉलिज्म इक्वल टू कैटाबॉलिज्म है देन आपका बॉडी जो होगा वो मेंटेन रहेगा, मतलब ये ग्रोथ नहीं करेगा, ये डिक्लाइनेशन में नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रॉपर और नॉर्मल शेप में रहेगा, मतलब मेंटेन रहेगा आपका बॉडी। ओके, क्लियर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि मेटाबॉलिज्म भी जो क्या है वो क्या है, एक डिफाइंड प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो। तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, ये कैसा प्रॉपर्टी है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये कैसा प्रॉपर्टीज है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो अभी तक हमको दो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिला, एक हो गया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा हमारा क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कॉन्शियसनेस के बारे में। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, कॉन्शियसनेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक ना। कॉन्शियसनेस, अब देखो कॉन्शियसनेस क्या होता है, समझिए इस टॉपिक को। देखिए कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स आप समझ रहे हो, मतलब हमारा बॉडी क्या करता है, कुछ स्पेशल टाइप का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो वो फैक्टर होता है, वो एजेंट होता है जो रिस्पॉन्स को पैदा करता है ना। ये किसकी वजह से पैदा होता है, तो हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है एंड सेंस ऑर्गन्स है ना, ये नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन ही ऐसा काम करता है। यही वो दो ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर इस टाइप के एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज ह्यूमन बीइंग के बारे में। ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो आउट करता है। ह्यूमन परफॉर्म सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, है ना। ह्यूमन जो होता है उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। इसके अलावा लगभग कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस के चीज पाया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप देखिएगा, चूंकि मैं मेन रूप से एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर कोई इंडिविजुअल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है, मतलब कोमा में है, तो क्या हम उसको लिविंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे। देखो इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक, ये कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है। एक्चुअली में अगर हम लोग ऑन दैट सिचुएशन देखें तो उस पर्सन में कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल टीम होते हैं, जो मेडिकल स्टाफ्स होते हैं, उनमें ये पॉसिबिलिटी होती है, उन लोगों को ये पॉसिबिलिटी लगती है कि ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब इंडिविजुअल जो है, वो वापस कॉन्शियसनेस के स्टेज में आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है, वो जो पेशेंट है जो कोमा में है, दे आर लिविंग, नॉट एक्ट एज ए नॉन लिविंग। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको नॉन लिविंग मानते हैं, सही है, लेकिन उनमें पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें कॉन्शियसनेस आ जाए, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वो लिविंग है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। देखो ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिनमें कॉन्शियसनेस नहीं होता है, सारे ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होता है। याद आपको क्या रखना है कि ह्यूमन हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये भी कैसा प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो जो चार प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन
और क्या था, ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था, मेटाबॉलिज्म था और कॉन्शियसनेस था। इस 4 प्रॉपर्टी में रिप्रोडक्शन और एक्सटेंसिव ग्रोथ दे आर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जबकि कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, तो इस तरह से आप ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया, आपको समझ गए होंगे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्योंकि आप देखिएगा एनसीईआरटी को के थ्रू आपको जाना है तो आप देखोगे उसमें डाइवर्सिटी मिलेगा। हालांकि 2021 के लिए मतलब 2020 के लिए और 2021 के लिए, है ना, इसके लिए ये टॉपिक कुछ मिनिमाइज किया गया है आपके लिए, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपके नीट में आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, मतलब फर्दर उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपको। तो ये सारा टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कि आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग बेसिकली मैं जब आपको बताऊंगा तो उस समय मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक आपके सिलेबस से अभी इरेज कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन फर्दर हम लोग इस पर बात कर लेंगे आपसे। ओके, तो आई थिंक ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। आप आराम से घर में बैठ करके सारे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। मैंने पहले भी बताया है कि ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने इसका PDF प्रोवाइड कर दिया है आपके लिए। आप टेलीग्राम पे जाइए और एडू फ्यूचर को सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड किया गया है। आप उसको प्रिंट कर सकते हो, आप उसको डायरेक्ट उससे आप नोट्स बना सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। फिर से आपका थैंक यू।